हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आईटी एंड डीबी है, तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन के अंदर हम आईटी एंड डीबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है? तो फटाफट से एक बारी मैसेज करके बता दीजिए, ताकि हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर सकें। ऑल इज क्लियर? स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स पॉलिसीज, प्रोसेस एंड कंट्रोल्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसए आर टू बी इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करके रख पाता है और जरूरत पड़ने पर उसे यूज भी कर। हमारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आ जाते हैं, हमारे जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो लोगों का टेक्नोलॉजी का एक जो कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज करके कंपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, स्टोर करके रखती है, जरूरत पड़ने पे उसे यूज भी कर पाती है, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करे, इफेक्टिवली काम करे। और इसी चीज को चेक करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई करके दूर कर सके। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोसेस हैं, कंट्रोल्स हैं, उसको अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हम जान पाए कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा। पहला है कि प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रख सके किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डिस्क्लोजर से या फिर मॉडिफिकेशन से। उसके बाद मेंटेन द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ताकि उसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके बाद इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल व्हेन नीडेड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा एक ये भी तो ऑब्जेक्टिव है ना कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो जरूरत पड़ने पर हम उसे यूज कर पाए। तो ऑथराइज यूजर जब चाहे, जब उसको जरूरत हो, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इंश्योर adherence टू रेलिवेंट लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है? पहला देखो, इट गिव्स अश्योरेंस दैट आईटी सिस्टम्स आर एडुकेटली प्रोटेक्टेड, प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट करवाते हो तो आपको पता लगता है कि आपका जो आईटी सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये आपको एक तरीके से अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपका जो आईटी सिस्टम है वो अच्छे तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट कर पा रहा है और यूजर्स को रिलायबल इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, जिससे आप बिना किसी डाउट के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो उस डेटा के बिहाफ पर। इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डाटा टैंपरिंग, डाटा लॉस, लीकेज, सर्विस डिस्ट्रप्शन, पुअर मैनेजमेंट ऑफ आईटी सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट है। ये ना किसी भी तरह के डाटा टैंपरिंग को रोकता है, डाटा लॉस को रोकता है, लीकेज को रोकता है। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास पासवर्ड वगैरह होना चाहिए। यानी कि हम सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को ही इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सेस देते हैं, जिससे हमारा डाटा लॉस और डाटा टैंपरिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन करेक्टिव डाटा सोर्सेज। बिल्कुल करेक्ट है। ये ना मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करता है। और अगर आप अच्छा डाटा आपको मिलेगा, मैनेजमेंट को अगर अच्छा डाटा मिलेगा तो वो अच्छे डिसीजन ले पाएगी। ठीक है। उसके बाद इट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एम्बेजलमेंट विच में कॉज एबहॉक टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट है। ये फ्रॉड और एम्बेजलमेंट को भी जो है वो रोकती है। तो ये सारे
स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फेज ऑफ द सिस्टम ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग ऑल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस इंडिविजुअली टू फाइंड द मोस्ट वल्नरेबल वन एंड रिव्यूइंग क्वालिटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो देखो हमारा जो सिस्टम ऑडिट होता है यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है उसके कई सारे फेजेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले उन फेजेस को समझ लेते हैं। तो सिस्टम ऑडिट का प्रोसेस का जो पहला फेज होता है, पहला स्टेप होता है, वो होता है सिस्टम रिव्यू। इसके अंदर ना जो ऑडिटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। वो इंस्टॉलेशन स्टाफ के साथ इंक्वायरी सेशन कंडक्ट करता है, साथ के साथ इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी करता है, ताकि उसे समझ आ पाए कि ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसा और वो कैसे काम कर रहा है। इस स्टेज के अंदर जो ऑडिटर है उसका मेन पर्पस होता है कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर जो वीकनेस है, यानी कि मैनेजमेंट एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है उसको चेक करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद दूसरा फेज होता है मेजरिंग वल्नरेबिलिटी। इसके अंदर ना सभी कंप्यूटर्स और एप्लीकेशंस को एग्जामिन किया जाता है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, ताकि हम देख पाए कि कौन से कंप्यूटर्स या फिर एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस स्टेज के अंदर हम क्वालिटी प्रोटोकॉल्स को भी रिव्यू करते हैं, और ऑडिटर यानी कि रिव्यू करता है ताकि चेक किया जा सके कि जो क्वालिटी प्रोटोकॉल है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। इसके अंदर हम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट दोनों को ही आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखो किसी भी सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं, बाहर के लोगों से भी थ्रेट होता है, और इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं, कंपनी के खुद के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी थ्रेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिन्होंने प्रोग्राम को सेट किया होता है, या फिर जो सिस्टम सिक्योरिटी पर्सोनल होते हैं, नॉर्मल यूजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनसे क्या क्या थ्रेट आ सकता है उसको हम एनालाइज जो है वो करते हैं। फिर हम चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल, यानी कि ये जो थ्रेट्स हैं इनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। क्योंकि देखो थ्रेट्स हैं, इनको आपने मेजर कर लिया कि ये थ्रेट्स हो सकते हैं, तो आपके पास इंटरनल कंट्रोल भी तो अच्छा सा होना चाहिए ना, ताकि आप इन थ्रेट्स को मैनेज कर पाओ। तो हम यहाँ पर जो इंटरनल कंट्रोल है उनकी जो इफेक्टिवनेस है ना उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमारी कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद लास्ट जो फेज होता है वो होता है फाइनल इवेल्युएशन। इसके अंदर हम वेरियस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं सीरीज में, ताकि हम ये जान पाए कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ओवरऑल अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इसके अंदर हम फ्लो ऑफ डेटा को चेक करते हैं, जो ऑथराइजेशन ऑफ डेटा है उसको चेक करते हैं, मैनुअल डाटा को कंप्यूटराइज डाटा के साथ कंपेयर करते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ भी डेटा को जो है वो हम कंपेयर जो है वो करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। मेजरिंग वल्नरेबिलिटी के अंदर ही हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कंप्यूटर एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं, ताकि हम मोस्ट वल्नरेबल कंप्यूटर या फिर एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेदर द ऑडिट विल बी डन बाय इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर। फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर इंक्लूड। देखो क्या है ना कि आपके जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर वो बंदा होता है जो कि ऑडिटिंग परफॉर्म करता है। वो दो तरह के होते हैं, एक आपका इंटरनल ऑडिटर होता है और एक आपका एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। देखो इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर होता है जो कि कंपनी का ही मेंबर होता है, कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है। जैसे मान के चले एक एबीसी कंपनी है, उसके अंदर एक एक्स पर्सन था जिसको ऑडिटिंग की नॉलेज थी अच्छी खासी। तो इसने बोला कि आप ना हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग करिए, उसको एग्जामिन करिए। तो ये आपका इंटरनल ऑडिटर होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर होता है जो कि कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होता, उसका कंपनी के कुछ साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता, बल्कि एक प्रोफेशनल होता है जिसका मेन काम होता है ऑडिटिंग करना, और कंपनी इसको अपॉइंट करती है ताकि इंडिपेंडेंट वे में ऑडिटिंग की जा सके। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर के क्या फीचर होते हैं। पहला देखो, इंटरनल ऑडिटर इज अ कंपनीज एम्प्लॉय हु इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट है कि एक कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है जो कि इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवैल्यूएट करता है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो उनको बहुत ही कम टाइम लगता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने में, और वो बहुत ही कम टाइम में ऑडिटिंग स्टार्ट जो है वो कर देते हैं। इंटरनल ऑडिटर माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनेजमेंट। तो ये एक नुकसान होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो क्योंकि कंपनी का ही मेंबर होता है, तो मैनेजमेंट का उसके ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। मैनेजमेंट जो है उसको मैनिपुलेट करके ऑडिटिंग के रिजल्ट्स को भी मैनिपुलेट जो है वो आसानी से कर सकती है। तो ये सारी फीचर्स होते हैं आपके इंटरनल ऑडिटर के। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश ऑडिटर इज अ पार्टी नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी डिपार्टमेंट हु इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट्स द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर होता है जो कि कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होता है, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग परफॉर्म करता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, इसको जॉब से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये इसके अंदर काम करता ही नहीं है। ठीक है, और जब मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर जो है वो अपना काम जो है वो कर पाता है। एक नुकसान भी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑडिटर है तो वो कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता है, और उसे समझने में काफी ज्यादा टाइम भी जो है वो लग जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो उसे कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइंडिंग्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है या फिर नहीं है उसके बारे में पता चलता है, कहाँ कहाँ पे नुक्स है, कहाँ कहाँ पे वीकनेस है उसके बारे में पता चलता है। तो ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट के अंदर इस चीज को रिकॉर्ड करता रहता है, ताकि ये रिपोर्ट बनाकर वो मैनेजमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटीज को दे पाए। तो इस रिपोर्ट को हम ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इस रिपोर्ट को हम ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश सॉफ्टवेयर इज यूज बाय ऑडिटर टू एक्सेस assess data maintained in computerized media to assess the quality of records in the system। देखो, आजकल जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको कंप्यूटर में पड़े डाटा को अगर एक्सेस करना है तो वहां पर आपको कंप्यूटर्स का ही यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑडिटर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटराइज मीडिया को एक्सेस कर सके और देख पाए कि ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं सिस्टम के अंदर वो उनकी क्वालिटी कैसी है, वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। तो यह है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल सॉफ्टवेयर, या फिर जर्नलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, या फिर पेरोल सॉफ्टवेयर, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट से चार बॉक्स में बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जर्नलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जर्नलाइज सॉफ्टवेयर ऑडिटर को हेल्प करते हैं कि वो कंप्यूटराइज मीडिया को एक्सेस कर पाए और रिकॉर्ड्स की क्वालिटी को चेक कर पाए। उसके बाद जो कंप्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स और टेक्निक्स होते हैं वो बेसिकली ऑडिटर की हेल्प करते हैं कि वो कंप्यूटर का यूज करके ऑडिटिंग के प्रोसेस को ऑटोमेटिक जो है वो कर सके, यानी कि उसे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से ही सारा काम जो है वो करके दे दें, जिससे ऑडिटर का काम जो है वो आसान हो जाए। सीएटी के अंदर नॉर्मली कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स का जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद एक आपका प्रोग्राम सोर्स कोड रिव्यू भी होता है। इसके अंदर ना हम किसी भी प्रोग्राम के जो सोर्स कोड होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि कोई भी अनोनिमस कोड या फिर अनऑथराइज्ड कोड या फिर इनइफेक्टिव कोड तो नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर, अगर है तो इसको हम यहाँ पर रिमूव जो है वो कर पाए। ठीक है, और ये ऑडिटर को हेल्प करते हैं कि वो लो क्वालिटी प्रोग्राम को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑडिट अराउंड कंप्यूटर। तो ऑडिट अराउंड कंप्यूटर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखो, ऑडिटर चेक्स ओनली द इनपुट आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर के अंदर ऑडिटर क्या करता है, वो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उनको कंपेयर करता है कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स एंटर किए होते हैं। जैसे अगर एक सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करके रखा गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो ओरिजिनल सेल्स रिपोर्ट है उसको कंप्यूटर के जो सेल्स रिपोर्ट है उसके अंदर कंपेयर करेगा। ठीक है, इससे ये पता लगेगा कि जो कंप्यूटर वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भी एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट दे लुक एट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइसेस बिल दैट वर एंटर्ड इन द सिस्टम, बिल्कुल वो पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेता है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के द्वारा दिखाए गए रिजल्ट्स के साथ जो है वो कंपेयर करता है कि उन डॉक्यूमेंट्स की एंट्री प्रॉपर तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑडिट अप्रोच डज द ऑडिटर यूज देयर ओन कंप्यूटर लैपटॉप एज अ टर्मिनल कनेक्टर टू मेल सर्वर अलाउइंग देम टू परफॉर्म ऑडिट इवन फ्रॉम अ रिमोट प्लेस। तो एक ऐसी ऑडिट अप्रोच जिसके अंदर जो ऑडिटर है वो खुद के कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को यूज करता है ऑडिटिंग करने के लिए, और वो इस कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू मेल सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी रिमोट प्लेस से भी कंपनी की जो ऑडिटिंग है इंफॉर्मेशन सिस्टम की वो आसानी से कर सकता है।
इस अप्रोच को हम ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर कहते हैं, या फिर ऑडिट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, या फिर ऑडिट विद द कंप्यूटर कहते हैं, या फिर मैनुअल ऑडिट अप्रोच कहते हैं। तो फटाफट से बताइए इस अप्रोच का क्या नाम, फटाफट से बताइए इस अप्रोच का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। तो इस अप्रोच का जो नाम है वो है ऑप्शन सी, ऑडिट विद द कंप्यूटर इज अ करेक्ट आंसर। ऑडिट विद द कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Audit trail is a series of records of computer events about the operating system, application, user activities. This records is indeed true. देखो ऑडिट ट्रेल क्या होता है, आप कंप्यूटर के ऊपर जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर होते हैं कंप्यूटर के अंदर आपके काम करने के दौरान, उसको ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड करके जो है वो रख दिया जाता है। जैसे आपने कोई एंट्री पास की कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद कोई एंट्री आपने डिलीट की कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो वो सारी जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये जो ऑडिट ट्रेल है इनकी काफी ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ती है। अब ऑडिट ट्रेल की जरूरत किस लिए पड़ती है, पहला स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को डिस्करेज करने के लिए, या फिर एरर की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर सिस्टम मॉनिटरिंग को अलाउ करने के लिए। तो फटाफट से बताइए ऑडिट ट्रेल के अंदर जो सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं कंप्यूटर इवेंट्स के, उसको उसकी जरूरत किस लिए पड़ती है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को डिस्करेजिंग करने के लिए, या फिर एरर के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर सिस्टम मॉनिटरिंग को अलाउ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा आइटम इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के साथ जो है वो रिलेटेड होता है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जब भी आप कोई काम करते हो तो सारी डिटेल जो है वो, सारी इवेंट जो है वो ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी डाटा आइटम है जो कि टिपिकली ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। पहले देखो यूजर नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग द चेंज, मतलब कि जो जिस पर्सन ने चेंज किया है उसका यूजर नेम, तो ये तो जरूरी है, इससे हमें पता लगेगा कि किसने यहाँ पर चेंजेस किए थे, जिससे हम बाद में पूछ सकते हैं कि आपने चेंजेस क्यों किए थे। उसके बाद जिस टाइम और डेट के ऊपर इवेंट अकर हुआ था उसे भी रिकॉर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ताकि हमें ये पता लग सके कि चेंजेस आखिरकार कब किए गए थे। उसके बाद डाटा मॉडिफिकेशन, अगर कोई डाटा मॉडिफिकेशन की गई है तो क्या चेंज किया गया है उसकी डिस्क्रिप्शन देना, तो ये भी आपका इंक्लूड किया जाता है अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल के अंदर। इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश द सिस्टम ऑफ लर्निंग टीचिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट एंड ट्रेनिंग मटेरियल इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन दैट इज डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द वेब थ्रू अ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग का क्या मतलब होता है, देखो जब हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग का मतलब होता है कुछ चीज सीखना। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को लगातार कुछ ना कुछ सिखाती रहती है जिसके लिए वो ट्रेनिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। तो ई लर्निंग के अंदर क्या होता है कि ये जो लर्निंग की प्रोसेस होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, यानी कि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो होता है। हम कोर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, फिर कोर्स को बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में, फिर उसे डिलीवर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं इंटरनेट के थ्रू या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। और जो लर्नर होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू इस कोर्स को एक्सेस करते हैं और इससे चीजों को सीखते हैं। जैसे ये जो कोर्स है हमारा ITNDB का, ये बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोर्स बना रहे हैं वीडियोस की फॉर्म में, फिर उस कोर्स बनाकर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट के ऊपर जो है वो या फिर अपने आप के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप इसे एक्सेस करके इससे पढ़ पा रहे हो और एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हो। तो ये आपका ई लर्निंग को जो है वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, विच सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज मल्टी यूजर एनवायरनमेंट वेयर डेवलपर्स कैन क्रिएट, स्टोर, यूज, मैनेज और डिलीवर डिजिटल लर्निंग कंटेंट फ्रॉम द सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। तो एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके थ्रू डेवलपर जो है वो यहाँ पर जो भी कोर्स होता है, जो भी लर्निंग कंटेंट होता है उसको क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, रीयूज करते हैं, मैनेज करते हैं, फिर फाइनली उसे डिलीवर कर देते हैं। और डिलीवर जो है वो एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के थ्रू जो है वो किया जाता है। तो इस मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। फटाफट से बताइए एक ऐसा मल्टी यूजर एनवायरनमेंट जहां पर डेवलपर जो है वो डिजिटल लर्निंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, रीयूज करते हैं, मैनेज करते हैं, फिर फाइनली डिलीवर कर देते हैं एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के थ्रू। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहे, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, जिसको हम शॉर्ट में स्कॉम भी कहते हैं, इज अ सूट ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड दैट इनेबल्स वेब बेस्ड लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो स्कॉम है ना, इसके अंदर बेसिकली कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम वेब बेस्ड लर्निंग कर पाते हैं और कंटेंट को भी मैनेज कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। स्कॉम का यूज किया जाता है यहाँ पर किसी भी लर्निंग कंटेंट को फाइंड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए, रीयूज करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कॉम के? क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सेसिबिलिटी। स्कॉम का ऑब्जेक्टिव है कि जो लर्निंग कंटेंट है वो इजीली एक्सेसिबल हो, यानी कि जो यूजर है जिसे इस कंटेंट की जरूरत है वो आसानी से इस कंटेंट को जो है वो फाइंड कर पाए और इसका यूज जो है वो कर पाए, जिसके लिए हमें यहाँ पर कंटेंट की प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है, आपका जो भी कंटेंट है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, साथ के साथ जो टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व है लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसको भी रिड्यूस जो है वो किया जाए। फिर ड्यूरेबिलिटी, लर्निंग कंटेंट जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ भी जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो यहाँ पर बेकार नहीं होना चाहिए, उसको हम दोबारा से यूज कर पाए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक हम उसको यूज कर पाए ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी देखो, कंटेंट डेवलपर लर्नर जो है वो यहाँ पर कोर्स बनाते हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें कोर्सेज में भी चेंजेस जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। तो कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम उसको दोबारा से रीयूज कर सके, यानी कि कुछ भी चेंजेस हुए तो हम पहले वाला कंटेंट उठाकर उसमें कुछ चेंजेस ऐड करके पूरा नया कोर्स जो है वो डिजाइन कर दे, यानी कि सारा काम हमें शुरू से ना करना पड़े। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्कॉम की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईटी एंड डीबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर लगभग आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो है 8360944207। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो, ठीक है, तो आपको 82% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। The ADDIE model is used by training developers and instructional designers to plan, create effective learning experience. Which of these statement is correct regarding phases of ADDIE model? ठीक है, देखो ADDIE model को नॉर्मली जो ट्रेनिंग डेवलपर्स होते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज को डेवलप करते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स होते हैं वो यूज करते हैं ताकि उसकी हेल्प से वो इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सके और प्लान कर सके। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द फेजेस ऑफ ADDIE मॉडल? तो पहला जो फेज होता है एडी मॉडल का होता है एनालाइज। इस फेज के अंदर हम जो लर्नर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना उसका एनालिसिस करते हैं कि उसको कैसे यहाँ पर सीखना पसंद है, उसे क्या चीज़ यहाँ पर सीखनी है, कौन सा टास्क वो लर्न करना चाहता है। फिर उसके हिसाब से ना हम कोर्स को यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने का मतलब है यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि कोर्स का कंटेंट क्या होगा, उसे कैसे डिलीवर किया जाएगा, किस टाइम पर डिलीवर किया जाएगा, उसका क्या शेड्यूल होगा। उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर कोर्स को जो है वो डेवलप कर देते हैं और यहाँ पर एक ई लर्निंग कोर्स जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही डेवलप हो जाता है फिर हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। लास्ट जो फेज होता है वो होता है एवोल्यूशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा ई कोर्स डिज़ाइन किया गया था वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उसे जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम जो है वो कर रहा है कि या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सारे फेजेस यहाँ पर जो है फेजेस के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। पांचों के पांचों फेजेस बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो, व्हाट टर्म रेफर्स टू टाइप ऑफ लर्निंग
where participants engage in learning activities in real time simultaneously with all learners and instructors present at the same time, even if they are different locations, including live online class, virtual meetings and real time discussion. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, सी क्रोनोस लर्निंग एनवायरनमेंट। सी क्रोनोस लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका लर्नर है, ठीक है, और आपका जो टीचर है, दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो लाइव क्लास होती है उसके अंदर जो टीचर है वो भी प्रेजेंट होता है और जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। तो ये जो सिस्टम है, इसको हम सिक्योरस लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि जितने भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस है, जो वर्चुअल मीटिंग्स है, रियल टाइम डिस्कशंस है, वो आपके सिंक्रोनस लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखो, ए लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर लर्नर कैन एक्सेस कोर्स मटेरियल्स, कंप्लीट असाइनमेंट एट देयर ओन पेस इज नोन एज। ठीक है, तो एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पर लर्नर और टीचर को एक साथ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है। टीचर अपना काम करके चला जाता है, लर्नर को जब जरूरत होती है वो यहाँ पर कोर्स को एक्सेस करके उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, यानी कि चीज़ों को सीख सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गई तो हम टीचर और आपको सेम टाइम पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। टीचर ने अपना काम कर दिया है, अब आपको जब जरूरत हो आप वीडियोस को जाकर देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो ये आपका होता है असिंक्रोनस लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स विद अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड अ टोकन दैट शुड बी यूनिक। It provides an additional degree of protection for consumer credit card details. Which of these the feature of tokenization? देखो, कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो कार्ड की डिटेल्स आपको मर्चेंट को देनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि वहां से कार्ड की डिटेल जो है वो चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्ड होल्डर होता है उसको नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए कार्ड टोकनाइजेशन लेकर आया गया था। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई कार्ड पेमेंट करने के लिए मर्चेंट को देते हैं और मर्चेंट उसको स्वाइप मशीन में डालता है, तो कार्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो एक कोड में जो है वो कन्वर्ट होती है, जिसको हम यहाँ पर टोकन कहते हैं। जैसे आपका जो सीवीवी नंबर है वो अगर 553 है तो ये सीवीवी नंबर नहीं जाएगा मर्चेंट के पास, बल्कि एक कोड जैसे 001 जो है वो चला जाएगा और आगे इसको ही प्रोसेस किया जाएगा पेमेंट गेटवे के थ्रू। कार्ड इशूइंग कार्ड इश्यूर के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाएगी, ठीक है, जिससे कि हमारा कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेफ जो है वो रह रहता है। तो इसमें से कौन सा हमारा फीचर है कार्ड टोकनाइजेशन का। देखो, कार्ड टोकनाइजेशन कम इनटू प्रोसेस ऑन 1 अक्टूबर 2022, बिल्कुल करेक्ट है। 2022 में जो है वो कार्ड टोकनाइजेशन को इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया था। सेंसिटिव क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जैसे कि कार्ड नंबर, सीवी, एक्सपायरी डेट जो है वो मर्चेंट के पास नहीं जाती, उसके पास स्टोर नहीं होती, क्योंकि वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है और आगे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए उस कोड का ही यूज जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड नेटवर्क है जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये बेसिकली टोकन्स को इशू करते हैं और टोकन के रिगार्डिंग कार्ड इशूइंग बैंक को भी इन्फॉर्म करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टोकन विल बी यूनिक, टोकन यूनिक होता है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के एक नया टोकन जो है वो जनरेट होता है। जैसे एक कंज्यूमर, उसके पास एक सिंगल कार्ड है पर उसने यहाँ पर 3 डिफरेंट मर्चेंट से परचेजेस किए ऑनलाइन, तो वहां पर जब वो पेमेंट करेगा ना तो तीनों मर्चेंट के केस में जो टोकन नंबर होगा वो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रहेगा। तो ये सारे के सारे आपके फीचर है कार्ड टोकनाइजेशन के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉवल, ट्रांसफर, डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन। इट वाज डिजाइन डेवलप्ड डिप्लॉयड बाय। देखो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, तो ये ना एक बेसिकली नेटवर्क है एटीएम्स का। मतलब इस नेटवर्क के थ्रू सारी की सारी देश के जितने भी एटीएम्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आप कभी भी किसी भी एटीएम से, चाहे वो आपके बैंक का एटीएम है या किसी और का एटीएम है, आसानी से पैसे विड्रॉ करवा पाते हैं क्योंकि वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। तो ये आपका एक लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। ओके, तो क्वेश्चन उठता है कि इसको किसने डिजाइन, डेवलप और डेवलप किया था। तो देखो, पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन, या फिर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने का काम करता है और नई नई टेक्नोलॉजी भी जो है वो लेकर आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच इंटरबैंक फंड ट्रांसफर आर मैनी ट्रांजेक्शन अक्यूमुलेटेड ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर विद ओनली नेट डिफरेंशियल बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेंबर। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक ए बैंक है, बी बैंक है। ए ने बी बैंक को 50,000 रुपए दी, ठीक है। मान के चलिए कि जो ए था उसका उसका एक कस्टमर था एक्स, उसने बी के एटीएम से 50,000 रुपए जो है विड्रॉ करवा लिए, ठीक है। तो ए ने 50,000 रुपए बी को देने। उसके बाद बी बी का एक कस्टमर था वाई, उसने ए के एटीएम से 1 लाख रुपए जो है वो निकाल लिया। अब बी को 1 लाख रुपए ए को देने हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि हम इन ट्रांजेक्शन को आपस में ऑफसेट कर लेंगे, यानी कि 1 लाख को 50,000 के साथ ऑफसेट करेंगे। तो बाकी जो अमाउंट बचा वो बचा 50,000 रुपये, यानी कि अब जो ए है वो यहाँ पर बी से 50,000 रुपये जो है वो और लेगा और बी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो तो बी क्या करेगा, सीधा 50,000 रुपये जो डिफरेंस अमाउंट है ऑफसेट करने के बाद आया वो यहाँ पर सीधा ए को जो है वो पे कर देगा, जिससे इनकी जो आपस में जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सिस्टम को हम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, नेट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, या फिर डेफर्ड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेट सेटलमेंट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर है। नेट सेटलमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ना आपका यहाँ पर ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम ही होता है। ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे सेटलमेंट की जाती है। जैसे ए ने बी का 50,000 रुपए देना है, बी ने ए का 1 लाख रुपए देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ए 50,000 रुपए बी को देगा, फिर बी जो है वो 1 लाख रुपए ए को जो है वो दे देगा, या फिर बी पहले ए को 1 लाख रुपए देगा, फिर उसके बाद ए जो है वो 50,000 रुपए बी को जो है वो दे देगा। यानी कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन की जाती है, कोई भी नेट बैलेंस जो है वो नहीं निकाला जाता, कोई भी सेटअप जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नेट सेटलमेंट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, डैश इज अ नेटवर्क इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर्स दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर इन अ वे दैट इंश्योर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा, ठीक है। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि डिजिटल लेजर के अंदर डिसेंट्रलाइज, यानी कि बहुत सारे डिजिटल लेजर के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी जो है डाटा की उसे इंक्रीज किया जा सके। तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क। फटाफट से बताइए कि इस नेटवर्क को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसके थ्रू हम एक डिसेंट्रल डिजिटल लेजर मेंटेन कर पाते हैं और उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। इसमें ना ब्लॉक्स के अंदर जो है डेटा इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और इसमें चेंजेस करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि देखो अगर आप किसी एक ब्लॉक में भी चेंज कर दोगे ना तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली ब्लॉक जो है वो लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर अगले वाले ब्लॉक का एक सोर्स कोड रहता है, जिसको हम हैश कहते हैं, और अगर वो सही नहीं भरा जाता है तो आगे वाला जो बॉक्स है, ब्लॉक है, वो ओपन नहीं होता है। उसके बाद देखो, डैश इज अ ब्रांच ऑफ इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस which focus on the use of data algorithm to imitate the way that human learn, gradually improving its accuracy। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मशीन लर्निंग। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की जो ब्रांच है वो बताती है कि जो कंप्यूटर्स है वो ह्यूमन के जैसे लर्न कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन कोई भी काम करते हैं, कोई भी गलतियां करते हैं तो उससे चीज़ों को सीखते हैं, तो कंप्यूटर भी यहाँ पर मशीन लर्निंग कर सकता है और उससे सीख सकता है और नेक्स्ट टाइम और बेहतर जो है वो बन सकता है। और आज के टाइम में आप देखोगे कि जो मशीन लर्निंग है वो काफ़ी वाइडर हो गई है, काफ़ी चर्चे में जो है वो रही है। काफ़ी सारे एआई टूल जो है वो आ चुके हैं जो कि मशीन लर्निंग का यूज़ जो है वो करते हैं, और ह्यूमन से जो भी इंटरेक्शन करते हैं, जो भी यहाँ पर गलतियां वगैरह होती हैं उससे सीखते हैं और अपने 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 आप में इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज एन इंडस्ट्री कंपोज ऑफ सच कंपनीज दैट यूज टेक्नोलॉजी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर ऐसी कंपनीज होती है जो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। फटाफट से बताइए इस इंडस्ट्री का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फिनटेक। फिनटेक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है, जैसे कि आपके गूगल हो गए, आपके अमेजोन हो गए, आपके पेटीएम हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इज द यूज ऑफ बायोमेट्रिक डेटा फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के अंदर आप बायोमेट्रिक डेटा का यूज करते हो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूजर को, और एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए और ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि कैमरास, फिंगरप्रिंट रीडर्स, ये यहाँ पर बायोमेट्रिक डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं
और फिर उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कुछ वाइडली यूज बायोमेट्रिक टेक्निक्स कौन सी हैं? पहला देखो, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, पाम प्रिंट रिकॉग्निशन, आई रेटिना पैटर्न रिकॉग्निशन, या फिर आइरिस पैटर्न रिकॉग्निशन। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? वाइडली यूज्ड बायोमेट्रिक टेक्निक्स कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे वाइडली यूज्ड बायोमेट्रिक टेक्निक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ए प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी हेल्पफुल बट सीक्रेटली हार्म्स योर कंप्यूटर इज, देखो एक ऐसा प्रोग्राम या फिर एक ऐसा वायरस जो कि आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, आपको वो अच्छा बेनिफिट पहुंचा रहा है, पर एक्चुअली में वो सीक्रेटली आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसे हम वॉर्म कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं, लॉजिक बॉम्ब कहते हैं, या फिर स्पाईवेयर कहते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। वॉर्म, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, या फिर स्पाईवेयर, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रोजन इज अ करेक्ट आंसर। ट्रोजन इज अ करेक्ट आंसर। अब ट्रोजन से रिलेटेड एक आपको मैं स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ। एक ना बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वॉर था, दो दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो क्या था कि जो कंट्री बाहर थी, जैसे मान लो ए और बी कंट्री थी, ठीक है, तो जो ए कंट्री थी वो अपने घर में थी और बी इसके घर के बाहर थी और वो वॉर कर रहे थे। ठीक है, तो बी इनके घर में घुसना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने सैनिक जो है वो छुपा दिए। अब जब ए कंट्री के लोग आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा घोड़ा है, तो इनको लगा ये घोड़ा है, तो उसको घसीट के वो घर के अंदर ले आए, यानी कि अपने बाउंड्री के अंदर ले आए। और जैसे ही रात हुई तो वो इस घोड़े में से निकले लोग और इन्होंने फिर ए कंट्री के लोगों को मार दिया और हरा दिया। तो देखो, घोड़ा दिखने में था घोड़ा, पर एक्चुअली में वो उसके अंदर सैनिक थे। तो ऐसे ही कुछ ट्रोजन के साथ भी होता है कि वो दिखने में हेल्पफुल है, जैसे आपने कोई गेम डाउनलोड किया, आपको अच्छा लग रहा है, आप गेम खेल लो, पर एक्चुअली में वो साथ के साथ आपके फाइल्स को करप्ट कर रहा है या फिर फाइल्स को चुरा कर कहीं और भेज रहा है, तो वो आपका ट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट्स अदर कंप्यूटर्स स्टेइंग एक्टिव ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम। देखो ऐसे मालवेयर जो कि ना खुद को रेप्लिकेट करते रहते हैं, यानी कि आप खुद को कई गुना बनाते रहते हैं। जैसे पहले एक था, फिर दो हुआ, दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ, आठ से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ। ठीक है, और वो सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर बर्डन बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे करके बाकी सिस्टम के अंदर भी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसे हम ट्रोजन कहते हैं, वॉर्म कहते हैं, लॉजिक बॉम्ब कहते हैं, या फिर स्पाईवेयर कहते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगे? फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। वॉर्म एक तरीका कीड़ा हुआ जो कि खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। उसके बाद देखो, मैलिशियस कोड दैट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट लाइक रीचिंग अ डिस्क स्पेस लिमिट टू ट्रिगर अ हार्मफुल एक्शन इज कॉल्ड। देखो, एक एक ऐसा मैलिशियस कोड जो कि आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और वो एंटर करके ना चुपचाप बैठा रहता है और तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेता है जब तक कि कोई स्पेसिफिक इवेंट अगर नहीं हो जाता है, जैसे कि आपकी जो डिस्क स्पेस लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है, जैसे 80% फुल हो। और जैसे ये इवेंट अगर हो जाता है फिर ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये ट्रोजन है, वॉर्म है, लॉजिक वॉर्म है, या फिर स्पाईवेयर। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लॉजिक बॉम्ब इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक बॉम्ब आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following options involve sending deceptive emails or messaging pretending to be from a trusted source to steal a personal information। तो मान के चलिए कि एक यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ, तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, इसका एक अकाउंट है एबीसी बैंक के अंदर, और यहाँ पर एक एक्स पर्सन है। ठीक है, तो एक्स पर्सन ने क्या किया, इसको एक ईमेल भेजा और ईमेल के अंदर एक्स पर्सन ने खुद को एबीसी बैंक जो है वो बताया और ए को बोला कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, उसको ओपन करवाने के लिए आपकी अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए। और इसने यहाँ पर अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भेज दी।
और इसके साथ फ्रॉड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम फिशिंग कहेंगे, की लॉगिंग कहेंगे, फार्मिंग कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव कहेंगे? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लगेगा? फिशिंग, की लॉगिंग, फार्मिंग, या फिर नन ऑफ द? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर फिशिंग इज द करेक्ट आंसर। फिशिंग के अंदर हम किसी दूसरे पर्सन के आइडेंटिटी को चुराकर किसी दूसरे पर्सन को ईमेल वगैरह भेजते हैं ताकि उससे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को स्टील कर पाए, चुरा पाए और उसका मिसयूज कर पाए। अटैकर्स यही जो है वो करते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। ए नेटवर्क इंट्रूशन इज एन इलीगल एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन डिजिटल नेटवर्क, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंट्रूशन? देखो, नेटवर्क इंट्रूशन या फिर कंप्यूटर इंट्रूशन का मतलब है जब कोई पर्सन या फिर एंटिटी जो है वो जबरदस्ती किसी के नेटवर्क के अंदर जो है वो घुसती है और उसका जो भी डेटा है उसको चुराकर उसका मिसयूज करना चाहती है। तो इंट्रूशन तीन तरह का होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फिजिकल इंट्रूशन होता है, यूजर इंट्रूशन होता है, रिमोट इंट्रूशन होता है, या फिर फिजिकल इंट्रूशन होता है, सिस्टम इंट्रूशन होता है, रिमोट इंट्रूशन होता है, यूजर इंट्रूशन होता है, सिस्टम इंट्रूशन होता है, रिमोट इंट्रूशन होता है, या फिर फिजिकल इंट्रूशन होता है, सिस्टम इंट्रूशन होता है, या फिर एक्सटर्नल इंट्रूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तीन तरह का इंट्रूशन होता है। देखो, फिजिकल इंट्रूशन के अंदर क्या होता है कि कोई फिजिकली जो है वो नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है जबरदस्ती। जैसे मान के चलिए आपका एक रूम है जिसके अंदर आपके नेटवर्क डिवाइसेस पड़े हैं, ठीक है, तो कोई पर्सन इस कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस गया ताकि वो नेटवर्क को एंटर कर सके और डाटा वगैरह चुरा सके, तो ये फिजिकल इंट्रूशन होता है। सिस्टम इंट्रूशन के अंदर किसी पर्सन के पास सिस्टम इंट्रूशन बेसिकली कंपनी का ही एम्प्लॉय जो है वो करता है जिसके पास लो प्रिविलेज होते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय क्या करता है, सिस्टम की किसी नॉन वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एडिशनल प्रिविलेज जो है वो गेन कर लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, जिसका वो मिस यूज करता है। रिमोट इंट्रूशन के अंदर कोई बंदा रिमोट लोकेशन से जो है सिस्टम को हैक करके, नेटवर्क को हैक करके उसको एक्सेस जो है वो कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ इंट्रूशन इन्वॉल्व्स अ इंट्रूडर हु गेन्स एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज बाय एक्सप्लॉइटिंग अ नॉन वल्नरेबिलिटी व्हाइल हैविंग अ लो प्रिविलेज यूजर अकाउंट ऑन द सिस्टम? तो ऐसा कौन सा इंट्रूशन होता है जहां पर जो इंट्रूडर होता है उसके पास पहले ही एक लो प्रिविलेज यूजर अकाउंट होता है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर, और वो वहां सिस्टम की एक नॉन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज जो है वो गेन कर लेता है और उसका मिसयूज करता है। तो ये आपका फिजिकल इंट्रूशन होता है, ये सिस्टम इंट्रूशन होता है, रिमोट इंट्रूशन होता है, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सिस्टम इंट्रूशन इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर द इंट्रूडर अटेम्प्ट्स टू क्रैश अ सर्विस, ओवरलोड नेटवर्क लिंक्स, ओवरलोड द सीपीयू, फिल अप द डिस्क इज नोन एज। ठीक है, तो देखो, जब इंट्रूडर किसी भी सर्विस को क्रैश करना चाहता है, जैसे कि अगर कोई ए पर्सन है वो बी पर्सन के नेटवर्क सिस्टम को क्रैश करना चाहता है और उसके लिए उसने उसके जो नेटवर्क लिंक है उसको ओवरलोड कर दिया डेटा भेज भेज के, उसके सीपीयू को ओवरलोड कर दिया, या फिर उसकी जो डिस्क है उसको फिलअप कर दिया जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं? इम्पर्सनेशन, या फिर ईव्सड्रॉपिंग, या फिर डेटा अल्टरेशन, या फिर डिनायल ऑफ सर्विस। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिनायल ऑफ सर्विस इज अ करेक्ट आंसर। डिनायल ऑफ सर्विस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। बाकी देखो, ईज ड्रॉपिंग क्या होता है? अगर ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई मैसेज भेजा और सी पर्सन उस मैसेज को छुपके से एक्सेस करके या सुन लिया या देख लिया, पढ़ लिया, तो उसको हम ईज ड्रॉपिंग जो है वो कहते हैं। जैसे होता है ना कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा दीवार में कान लगा कर उनकी बात को सुन रहा है, तो वैसा ही कुछ है कि दो लोग आपस में मैसेज भेज रहे हैं, तीसरा उसको एक्सेस करके उस मैसेज को जबरदस्ती पढ़ रहा है। ठीक है, डेटा अल्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम डेटा में अनऑथराइज चेंजेस कर देते हैं। जैसे ए ने बी को कोई मैसेज भेजा, जैसे ए ने बी को बोला कि हाय, और इसने उसको चेंज कर कर कोई अब्यूजिव चीज यहाँ पे लिख दी जिससे बी ऑफेंड हो गया।
तो ये आपका डाटा अल्टरेशन जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने आईटी एंड डीबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी आईटी एंड डीबी की जो है वो क्लास चल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आईटी एंड डीबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है। एक क्लास ऑलरेडी हमारी जो है वो हो चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी जाकर जरूर देख लेना। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे कि एचआरएम अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सेंट्रल बैंकिंग है या फिर रूरल बैंकिंग है, तो उसकी भी दो दो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हैं। तो आप वीडियो सेक्शंस में जाइएगा, वहां पर आपको ये क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, तो उसको जाकर आप गो थ्रू जो है वो कर सकते हो। और ऐसी ही क्लासेस और हम आपके लिए जो है वो समय समय पर जो है वो लेकर आते रहेंगे। आपको बस रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करना है और जो भी क्लासेस हैं उनको अटेंड करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे कोर्सेज को भी एनरोल कर लेना, अगर आप अच्छे तरीके से आईटी एंड डीबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो। सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं। और हमारे वीडियोस की ड्यूरेशन भी काफी कम होती है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स है वो इजिली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है IIBF.info, इसके थ्रू भी आप हमारे कोर्स में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नंबर है 8360944207। और यहाँ पर आप हमें आई टी एंड डीवी कोर्स डिटेल लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी की सारी कोर्स डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर 82% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है, और ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, ताकि ये जो ऑफर है वो आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको जो है वो कैसा लगा है, ठीक है। क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, और इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप यहाँ पर फीडबैक जरूर जो है वो प्रोवाइड कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।